Hi guys, Assalamu alaikum. This is M Tawseef Shah, your accounting teacher. बेटा ये जो फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं वो है ए लेवल्स अकाउंटिंग का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अच्छा, इस पूरे टॉपिक में आपको क्या क्या करना है थोड़ा सा क्विक रिव्यू दे देते हैं बेटा, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहली बात कि इस पहले टॉपिक के अंदर एक तो आज मैं आपको एक छोटा सा जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा बेटा आपको, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्या है इसकी डेफिनेशन वगैरह थोड़ी हम बात करेंगे, और फिर किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है और फैक्ट्री प्रॉफिट का मार्कअप उसमें ऐड किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे बेटा। फिर ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट है कि जो फिनिश गुड्स अभी तक अनसोल्ड है उसके अंदर जो हिडन प्रॉफिट है हमारा फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड हुआ है उसका क्या ट्रीटमेंट है, हम इसमें ये सीखेंगे बेटा इंशाल्लाह। फिर इसके साथ साथ इनकम स्टेटमेंट बनाना आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और उस इनकम स्टेटमेंट में आपका जो फैक्ट्री प्रॉफिट है वो किस तरह ऐड करते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद आपको इसमें प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट बनाना सिखाते हैं आपको। अच्छा, इसकी बैलेंस शीट वही है जो आपने ओ लेवल्स में एएस में पढ़ी है, लेकिन इसमें फिनिश गुड्स के अंदर इसका क्या ट्रीटमेंट है, फिनिश गुड्स की इसका क्या ट्रीटमेंट है, ये है इम्पॉर्टेंट बात जो आपसे हमें डिस्कस करनी होगी कि क्या फिनिश गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे या ट्रांसफ़र प्राइस पे किस पे शो करना होता है, ये हम आपको सिखाएंगे। फिर ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक बाकायदा प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, एक प्रैक्टिस कराएंगे जी लिमिटेड का पास पेपर का इंशाल्लाह। और बच्चों, पास पेपर का सवाल सॉल्व कराने के बाद आपको 2 सिमिलर क्वेश्चंस घर से देंगे हम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जिनके पास मेरी बुकलेट मौजूद है वो बुकलेट में से ये सवाल देख लेंगे, और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बेटा स्टूडेंट्स यहाँ पर, उनके पास लेक्चर के साथ पीडीएफ मौजूद होगी क्वेश्चन नंबर 2 की भी, क्वेश्चन नंबर 5 की भी। या तो वो उसको देखकर अपने रजिस्टर पर अपने कॉपी पर सॉल्व करें या उसका प्रिंट आउट निकाल के उस पर सॉल्व करें, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको उसके आंसर शेयर करने मुझसे। अगर आंसर नहीं आता, क्योंकि मैं मार्किंग स्कीम भी दूंगा उसकी आपको, उसी को दोनों क्वेश्चंस की, जेएच लिमिटेड की और अनिल की, और किसी के स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो कि सर मेरा आंसर नहीं आ रहा है या ये आंसर मेरा डिफरेंट आ रहा है, तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुझसे शेयर करेंगे उस बात को। मैं आपको फिर उस आंसर करूंगा कि क्या वजह है कि आपका ये आंसर, आपने पिक्चर सेंड की और फिर सवाल किया कि सर मेरा आंसर इतना थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, क्या वजह है कि डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। फिर बेटा नेक्स्ट क्लास में ये फैक्ट्री रेट का एक प्रॉफिट का सवाल मैं लास्ट पास पेपर से कराऊंगा, बैरी का, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर इनकम स्टेटमेंट और सब चीज़ें सॉल्व कराएंगे आपको, ठीक है बेटा। और जब ये करा देंगे तो एक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन जो है एल लिमिटेड का मैं आपको घर से दूंगा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अच्छा बेटा, एक बात बड़ी अहम जहन में रखिएगा आप सब लोग कि जितने मैं असाइनमेंट्स दूंगा उसके आंसर्स, फॉर्मेट्स सब मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है, और आप उसको मैच करेंगे। अगर आप लोग होम असाइनमेंट्स को सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको टॉपिक पे ग्रिप नहीं आएगी बेटा, ठीक है। तो ग्रिप के लिए ज़रूरी है कि आप तमाम स्टूडेंट्स भरपूर प्रैक्टिस करें, और कहीं हैंग होते हैं, कहीं कन्फ्यूजन होती है, मुझसे शेयर करें। इंशाल्लाह कन्फ्यूजन नहीं होगी और बहुत अच्छे तरीके से हम चलेंगे, ठीक है बेटा। ये वाली बात भी आपकी क्लियर हो गई। अच्छा, एक जनरल इंट्रोडक्शन ये है कि जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग का जो टॉपिक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, ये इसके अंदर सारा फैक्ट्री के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें निकालनी होती है। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कीजिए स्टूडेंट्स कि कहीं पर टेबल्स, वुडन टेबल्स तैयार हो रही हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि वुडन टेबल्स तैयार हो रही हैं, वुडन टेबल्स तैयार करने के लिए बेटा सबसे पहले मटेरियल चाहिए, तो मटेरियल के अंदर आपको वुड चाहिए, ठीक है बेटा। अच्छा, कुछ वुड से मकसद यहाँ मटेरियल हो गया,
ठीक है। दूसरी चीज़, इसके अंदर कुछ कारपेंटर्स काम करेंगे, ठीक है, उनकी लेबर आपको कैलकुलेशन सिखाई जाएगी कि लेबर कैसे ऐड होती है उसके अंदर। और तीसरी चीज़ ओवरहेड। फर्ज करें उस वुडन फैक्ट्री के अंदर जहाँ पर ये टेबल्स बन रही हैं, वुडन टेबल्स, वहाँ का रेंट जा रहा है, वहाँ का इंश्योरेंस जा रहा है, वहाँ का प्रॉपर्टी टैक्स जा रहा है, वहाँ इनडायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, हेल्पर्स मौजूद हैं। ये सब कुछ आप पढ़ेंगे इस पहले टॉपिक में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर, ठीक है। इस मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ेंगे आप। मैं अभी आगे चल के आपको बहुत अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ, आप बहुत अच्छा इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें कि क्या है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो बच्चों आप याद रखिएगा, मैनी बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स, खरीदते नहीं, अपनी ओन प्रोडक्ट्स खुद बनाते हैं बेटा। एंड दिस इन्वॉल्व सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, इसके अंदर मुख्तलिफ टाइप की कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं। बीइंग ब्रॉट टुगेदर टू अराइव, और उन सबको मिला दिया जाता है, और क्या चीज़ हासिल की जाती है, टुगेदर टू अराइव द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन से मकसद है हमें मालूम करना होता है कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो हमने तैयार किया है वो क्या आया है, ये है इसकी। अच्छा, इसको तैयार करने के लिए याद रखिएगा, मैंने आपसे जैसे वुडन टेबल की बात की थी, 3 कैटेगरीज चाहिए होती हैं। अगर कोई वुडन टेबल तैयार हो रही है तो बताइए 3 कैटेगरीज जो इसके लिए हमें चाहिए होंगी वो क्या चाहिए होंगी प्यारे बच्चों। स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो चाहिए होगा मटेरियल चाहिए होगा। मटेरियल से मकसद यहाँ पर अगर वुड है तो वो मटेरियल हो गया आपका, ठीक है। फिर लेबर है इसके अंदर, कारपेंटर्स की सैलरी है इसमें, कारपेंटर्स की सैलरी हो गई इसके अंदर। ओवरहेड्स है इसके अंदर, ओवरहेड में जैसे रेंट है, इंश्योरेंस है, फ्यूल्स हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो इन तीनों को जब हम मिलाते हैं, इन तीनों की कॉस्ट को शामिल करते हैं तो कोई माल तैयार होता है। इसके अंदर 2 किस्म की कॉस्ट इस्तेमाल हो रही है, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर मैं डायरेक्ट कॉस्ट की बात करूं तो मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है इसमें। वुड, अगर मैं कहूँ वुडन टेबल तैयार हो रही है तो उसके लिए आप वुड ला रहे हैं, शीट्स ला रहे हैं, ये सारा डायरेक्ट मटेरियल हो गया। फिर इसके बाद डायरेक्ट लेबर है। अगर हम डायरेक्ट लेबर की बात करें तो इसके अंदर उस कारपेंटर की सैलरी, उसको जो ओवरली रेट दे रहे हैं आप कि वो कितने आवर्स में वो टेबल तैयार कर रहा है। इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम ओवरहेड्स भी कहते हैं, इसके अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल, कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिसको हम रेडीली रिकग्नाइज नहीं कर सकते कि उसकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है। यानी एक प्रोडक्ट के अंदर मिसाल के तौर पर ग्लू इस्तेमाल हो रही है, ग्लू की इतनी माइनर कॉस्ट है कि वो आप नहीं अंदाज़ा कर सकते कि वुडन टेबल में कितनी इस्तेमाल हुई है, ठीक है। तो जिसकी कॉस्ट बहुत माइनर हो तो उसकी हम बल्क क्वांटिटी की कॉस्ट इनडायरेक्टली शामिल करते थे। इसी तरह इनडायरेक्ट लेबर, दोज पीपल विच आर नॉट डायरेक्टली इंगेज in the production but they are helping, such as helpers, cleaners, sweepers, इनकी भी सैलरी जारी होती है बेटा, ये भी इन्वॉल्व होते हैं इनडायरेक्ट लेबर। और फिर जैसे मैंने ऊपर आपसे अर्ज किया कि रेंट है, इंश्योरेंस है, ये सब चीज़ें जो है, रेंट, इंश्योरेंस वगैरह, ये आपका इनडायरेक्ट ओवरहेड है, ठीक है। आइए बच्चों, इस सारी बात को जो मैंने आपको अभी समझाई है एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के आपको प्रूफ करते हैं। अच्छा, जैसे पहले जिक्र किया मैंने आपसे 3 चीज़ों को इसमें शामिल करना होता है। चलिए सबसे पहले मटेरियल को शामिल करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास ओपनिंग मटेरियल $10,000 का पहले से मेरे स्टोर में पड़ा था, मैं $1,10,000 का और मटेरियल ख़रीद के ले आया, उसके लिए मैंने ट्रांसपोर्ट दिए फ़र्ज़ करें 5,000 का। तो इसका मतलब पहले मैंने 3 चीज़ें शामिल कर दी, कौन कौन सी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितने का, $10,000 का, परचेजेस कितने के बेटा, $1,10,000 के, और कैरेज इनवर्ड, ट्रांसपोर्टर को उस गाड़ी में, जिस गाड़ी में ये सारा मटेरियल ट्रक में आया, जिस डिलीवरी ट्रक में आया उसको हमने पैसे दिए। तो ये अब तक 1,25,000 का माल हमें पड़ चुका है। हम आपसे पूछें कि इन तीनों की कॉस्ट क्या आ रही है तो आप कह सकते हैं कि सर $125,000 आ रही है। और अब गोडाउन में इस वक्त सिर्फ 25,000 का मटेरियल इसमें से रह गया, तो इट मीन्स
अगर 10-25 हज़ार डॉलर का मटेरियल रह गया है स्टूडेंट्स, तो कितने का मटेरियल इस्तेमाल हो चुका है? 1 लाख। तो ये पहली चीज़ मुकम्मल हुई कि रॉ मटेरियल 1 लाख डॉलर का लग रहा है। ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट लेबर, अगर डायरेक्ट लेबर से मकसद जो मजदूर काम करते हैं डायरेक्टली, जो लेबर इन्वॉल्व होती है, वर्कर्स, उनकी सैलरी फ़र्ज़ करें 50,000 डॉलर हमने उनको दे दिए। रॉयल्टीज़, किसी से ये आइडिया लिया है, उस आइडिया ख़रीदा है उससे हमने, और उसको हम रॉयल्टी पे कर रहे हैं उस आइडिया की। ठीक है। फॉर एग्जांपल कितनी 10,000 डॉलर की उसको रॉयल्टी पे कर रहे हैं कि जितनी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जितनी बुक्स प्रिंट कर रहे हैं, जितना उसका आइडिया, उसका डिज़ाइन, उसका सैम्पल जो उसने हमें दिया था, वो जो हम पे कर रहे हैं, वो सबको तीनों को उठा के ऐड करते हैं तो ये प्राइम कॉस्ट आ जाती है 1,60,000 डॉलर। ठीक है बेटा, 1,60,000 डॉलर। अब आइए छोटे छोटे खर्चे, फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फ्यूल, रेंट, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, ये छोटे छोटे ओवरहेड्स फर्ज कर लीजिए कि 40,000 डॉलर के लगे हैं। इन तमाम को मिला दीजिए तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2 लाख डॉलर आ गई। कितनी आ गई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? 2 लाख डॉलर। अच्छा, हो सकता है पहले से कोई माल फैक्ट्री में बन रहा हो, जैसे कहते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग फ़र्ज़ करें 20,000 का माल पहले से बन रहा था, जिसको हम ऐड कर देंगे, और जो अभी बनने से रह गया है वो 30,000 डॉलर का माल रह गया है बनने से। यानी जब हमने शुरू में माल फैक्ट्री, हमने शुरू में जनवरी में शुरू के अंदर माल तैयार करना शुरू किया तो हमारे पास 20,000 की टेबल्स पहले से तैयार हो रही थी, और महीने के आखिर में या साल के आखिर में एट द एंड ऑफ द पीरियड अब सिर्फ 30 का माल रह गया, तो 20 ऐड हुआ, 30 लेस हुआ। हम इसको यूं भी कर सकते हैं कि 20 में से 30 माइनस किए तो 10,000 अभी स्टिल इन प्रोसेस है। तो इट मीन्स 2 लाख में से अगर अभी भी 10,000 का माल जो है स्टिल, इसमें दोनों में फ़र्क आ रहा है तो माइनस कर दें, इट मीन्स इस साल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,90,000 डॉलर आ गया। ठीक है बेटा, 1,90,000 डॉलर का माल तैयार हो गया। लेकिन आप क्या करेंगे, आगे भेजने से पहले एक फैक्ट्री का प्रॉफिट इसमें पहले ऐड कर देंगे कि फैक्ट्री का मार्कअप ऐड कर देंगे। फैक्ट्री प्रॉफिट कहते हैं इसको क्या कहते हैं बेटा? फैक्ट्री प्रॉफिट। फैक्ट्री प्रॉफिट 20% कंपनी की पॉलिसी है, मार्कअप देती है। 1,90,000 का स्टूडेंट्स अगर हम 20% लें तो ये $18,000 आ जाएगा। तो इट मीन्स ये जो माल तैयार हुआ है, ट्रांसफ़र पर प्राइस जो आगे जाएगी वो $2,08,000 का माल तैयार होके आगे चला गया। आई होप स्टूडेंट आपकी बात समझ में आई। जब अपने हाथ से 4-5 सवालात करेंगे तो इंशाल्लाह और ग्रिप आएगी। आगे चलते हैं बेटा। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि हम एडजस्ट करते हैं, किस चीज़ को एडजस्ट करते हैं? अनरियलाइज प्रॉफिट। ये अनरियलाइज प्रॉफिट क्या है ये देखिए बेटा, ये जो आपने 18,000 इसमें ऐड किए हैं ना, इसको मैं आपको एडजस्ट करना सिखाता हूँ कि ये क्या है। अच्छा देखिए, इसमें अंदर फिनिश गुड्स की ओपनिंग और एंडिंग मौजूद है। जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो फिनिश गुड्स की फ़र्ज़ करें ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद है 12,000। अच्छा, ये सब अंडरस्टूड है कि इसके अंदर वो प्रॉफिट शामिल है। ठीक है, कौन सा प्रॉफिट शामिल है? फैक्ट्री प्रॉफिट। और फैक्ट्री प्रॉफिट कितना शामिल है? 20%। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर से वो 20% माइनस करते हैं, देखते हैं इसकी असल कॉस्ट क्या है। तो हमने 12,000 को 20% से मल्टीप्लाई किया और 120, क्योंकि इसके अंदर 2 कॉस्ट शामिल थी। कौन सी 2 कॉस्ट शामिल थी? 100% की कॉस्ट थी प्लस 20% का मुनाफा था, तो ये 120% था। हमने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर 2,000 आ गया। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि फिनिश गुड्स की ओपनिंग में कितना फैक्ट्री का प्रॉफिट शामिल है, तो आप कहेंगे कि फैक्ट्री का प्रॉफिट $2,000 शामिल है सर। इसी तरह अगर मैं कहूं कि एंडिंग $24,000 है, उसका कितना प्रॉफिट शामिल है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेम स्टाइल से एंडिंग में 24,000 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 20 किया, डिवाइडेड बाय 120 किया। अच्छा, आगे चल के मैं अभी जैसे मार्कअप की मिसाल दे रहा हूँ, याद रखिएगा इसमें 2 किस्म के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। मार्कअप भी आता है बेटा
और मार्जिन भी आता है। तो आगे की क्लासेस में मैं आपको मार्जिन का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि मार्जिन के वक्त कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, फिलहाल इस पे आ जाइए। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120 किया तो ये 4000 आ गया। जहन में रखिएगा कि मेरी जो फिनिश गुड्स की ओपनिंग है बुनियादी तौर पे वो 12,000 की नहीं है, वो 12,000 की नहीं है, बुनियादी तौर पे वो 10,000 की है, क्योंकि उसमें 2,000 है। और जो फिनिश गुड एट एंड है उसमें 4,000 है, उसकी एंडिंग 4,000 हटा दूं तो ये 20,000 की एक्चुअल है। ये सब कैसे काम आएगा बैलेंस शीट में हम बताएंगे आपको, और प्रॉफिट की कैलकुलेशन में। आइए ज़रा तमाम स्टूडेंट्स, आइए इसका हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। और इनकम स्टेटमेंट बनाने में ये जो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की अभी हमने आपसे बात की है प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। आगे आइए, तमाम क्लास के स्टूडेंट्स बताइए कि रेवेन्यू के अंदर, स्टूडेंट्स रेवेन्यू के अंदर बताइए, हम जो इस साल की सेल है, मिसाल के तौर पर इस साल की सेल फ़र्ज़ कर लें $500,000, ये हमारी इस साल की सेल हो गई। अब फिनिश गुड्स की ओपनिंग थी $12,000, ठीक है। और इस साल जो हमने नया माल तैयार किया था, वापस आके चेक कीजिए कितने का था, वो $2,08,000 का माल था। हमने यहाँ लिख दिया $2,08,000, दोनों को प्लस कर दिया तो ये 220,000 कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हो गए। और फिनिश गुड्स आपके पास 24,000 की रह गई थी, अभी मैंने ऊपर बताया था। अच्छा, आपने देखा कि जो ये बहुत ही आसान था, फिनिश गुड्स में ऐड किया कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड और लेस कर दिया क्लोजिंग। कभी कभार ऐसा भी होगा बेटा कि कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड के अलावा आप डायरेक्ट परचेज भी करते हैं, वो भी उसमें ऐड कर दिया करेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं। अच्छा, इसमें से 24,000 आपने माइनस किए तो कॉस्ट ऑफ सेल्स $196,000 आ गया आपका। 5 लाख में से बेटा 196 आपने माइनस कर दिया तो 2,04,000 रुपये का आपको ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से फ़र्ज़ करें इस साल के सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, आपके सेल्समैन के कमीशन, रेंट, आपकी सेल्स डिपार्टमेंट का रेंट, आपके एडवर्टाइजिंग, आपका डिप्रिसिएशन, आपके जो सारे आगे चल के पूरी लिस्ट आएगी, वो तमाम एक्सपेंसेस फ़र्ज़ कर लीजिए कि $104,000 के थे, तो आपका प्रॉफिट हो गया $100,000 बेटा। अच्छा, ये प्रॉफिट फ़िलहाल फाइनल नहीं है, मैंने आपसे कहा ना। अब आप इसमें एडजस्ट करेंगे जो फैक्ट्री का प्रॉफिट था। अब बताइए, फैक्ट्री का प्रॉफिट आपने इस साल अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ये रहा 18,000 हिडन करके भेजा था, ठीक है बेटा। अब एक सवाल है आपसे, 18,000 का प्रॉफिट जो है आपने हिडन करके भेजा था, ये आपका प्रॉफिट आपने, अब क्योंकि माल बिक चुका है, ये कॉस्ट में शामिल था, ये आपने कमा लिया। लेकिन बस एक बात का ध्यान में रखिएगा, ऊपर अनरियलाइज की 2 प्रॉफिट जो आए हैं उसको आपको एडजस्ट करना है। बताइए, ओपनिंग 2,000 था जो कमाना रह गया था, अंडरस्टूड है, ओपनिंग बिक चुकी होगी, हम कमा चुके होंगे, और 4,000 अभी भी कमाना बाकी है। तो 18,000, 2 तरीके हैं, 18,000 के प्रॉफिट में ये 2,000 ऐड कर दें और 4,000 लेस कर दें, यानी जो ऊपर का 18,000 का प्रॉफिट है बेटा, ये रहा जो आपको नज़र आ रहा है। इस 18,000 के प्रॉफिट में पिछला अंडरस्टूड है 2,000 हम कमा चुके होंगे, उसको ऐड कर दें और माइनस कर दें 4,000। तो इसको ऐड कर देंगे बेटा, तो ये आ जाएगा, दोनों को ऐड किया 20,000 में से 4,000 निकाले तो इस साल हमने फैक्ट्री प्रॉफिट से 16 कमा लिए। इसका एक और तरीका ये है कि जो 4,000 था, 2,000 और 4,000, तो 2,000 में से 4,000 आप माइनस कर दें तो इट मीन्स 2,000 का फ़र्क आ रहा है। ये 2,000 आप यहाँ माइनस कर दें, देखें फिर भी 16,000 आ रहा है। तो ये $1,00,000 और 16,000 ऐड किए तो इस साल का कंपनी का प्रॉफिट $116,000। आई होप बच्चों बात समझ में आ गई है आपके, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फॉर्मेट भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, शेयर कर लिया करेंगे आपसे तमाम फॉर्मेट, ताकि आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना। अच्छा देखिए, इसकी बैलेंस शीट पे हम ज़्यादा
टाइम नहीं लगाते, सिर्फ आपको सरसरी सी बात बता देते हैं कि नाउन करंट जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें माशाल्लाह वहाँ सॉल्व हो जाएगा। नाउन करंट एसिड ऐसे ही आएंगे जैसे आप ओ लेवल्स में और एएस में पढ़ते आए हैं। अलबत्ते एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको सिखानी है करंट एसिड्स की। करंट एसिड्स के अंदर तमाम स्टूडेंट्स बताइए क्या इंपॉर्टेंट बात आएगी कि करंट एसिड्स के अंदर रॉ मटेरियल की जो एंडिंग पड़ी है वो एज इट इज़ ले लेंगे वर्क इन प्रोसेस की, लेकिन फिनिश गुड्स की जैसे 24,000 पड़ी हुई है तो ये 24,000 हम नहीं लेंगे। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये ट्रांसफ़र प्राइस पे है और अकाउंटिंग का जो प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है या रियलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक रियलाइजेशन वो रियलाइज वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर, वो रियलाइज वैल्यू लेंगे हम यहाँ पर जो प्रॉफिट हटा के। तो मेरा तमाम स्टूडेंट से सवाल है कि मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, क्या आप $24,000 की $24,000 की एंडिंग लेंगे या 4,000 हटा के 20,000 की लेंगे? जी हाँ, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो फिनिश गुड्स को ट्रांसफ़र प्राइस पे नहीं लेंगे, इसकी असल रियलाइजेशन कॉस्ट क्या है? 20,000। ये है नई बात। बाकी ट्रेड रिसीवेबल कैश जैसे आप लेते आए हैं ये आप जमा करेंगे, नाउन करंट एसिड आ जाएंगे, यहाँ से जमा करेंगे नाउन करंट एसिड आ गए, ये करंट एसिड आ गए, ये टोटल एसिड आ गए। इस साल का जैसे वही पुराना तरीका कि कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करके ड्राइंग लेस कर देंगे, नाउन करंट लायबिलिटी लोन्स वगैरह ले लेंगे, करंट लायबिलिटी जो दी हुई है वो ले लेंगे। तो इसके अंदर आपने देखा कि मैंने बैलेंस शीट में कोई फिगर्स नहीं लिखी फॉर्मेट कराते वक्त। हाँ, ये ज़रूर बताया आपको कि पूरी बैलेंस शीट उसी तरीके से होगी जैसा सीखा हुआ है, अलबत्ता फिनिश गुड्स की ट्रीटमेंट करंट एसेट्स में किस प्राइस पे नहीं होगी? ट्रांसफर प्राइस पे नहीं होगी बल्कि कॉस्ट प्राइस पे होगी। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपकी बात समझ में आ गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक पहला पास पेपर कराता हूँ इंशाल्लाह, जिसके अंदर आप बहुत अच्छा समझेंगे। तो आज के जो ये पॉइंट्स थे आप सबके समझ में आए होंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।